बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम देखेंगे प्रोग्राम आप मेट्रो टाइम न्यूज़ से लाइव देख रहे हैं। मैं ताहिर महमूद हूँ। नाजरीन, कुछ दिन पहले तक ये देखा जा रहा था या ये महसूस किया जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो मज़ाहमती और मफाहमती सियासत एक पेज पे है, लेकिन कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती इदारों को बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। स्पेशली FIA और नैब के हवाले से उन्होंने बात की। चेयरमैन नैब को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। उनका क्या कहना था, उज़मा बुखारी साहिबा का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको याद होगा इनका बड़ा एक मशहूर मिसरा है कि हम फेस नहीं देखते, हम केस देखते हैं। नहीं चेयरमैन नैब साहब, आप सिर्फ और सिर्फ फेस देखते हैं। तो ये जो आपने फेस देखने के मामला शुरू किए हुए हैं ना चेयरमैन नैब साहब, वो वक्त दूर नहीं है जब आपके इस फेस को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। आपके इस फेस को जो आपने इर्द गिर्द चंद फेस लिए हुए हैं, इन फेसों के साथ बहुत कुछ फेस करना है, क्योंकि चेयरमैन नैब साहब आपके भी हाथ धुले हुए नहीं हैं। आप उसकी करप्शन की बात करें जिसके खुद के आपके तो बहुत सारे खानदानी मामलात भी हैं, आपके बहुत सारे जाती मामलात भी हैं जिसके ऊपर हमने आज तक बात नहीं की, क्योंकि हम खानदान और जात तक नहीं जाना चाहते। लेकिन जहां तक आप जा रहे हैं उसके बाद वापसी का रास्ता शायद मुमकिन नहीं। और इमरान खान साहब जिस तरह सादक और अमीन डिक्लेयर हुए हैं ना, ये पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन बाबा रहमते बार बार नहीं मिलेगा। बाबा रहमते बार बार आपकी मदद को नहीं आएगा और इमरान खान साहब का ये बनी गाला का केस भी दोबारा खुलेगा। जो वजीर आजम बनने से पहले ज़कात और खैरात खा चुका हो एक मुल्क की, वो किसी के ऊपर इल्जाम लगाता हुआ कैसा लगता होगा? वो उसको शर्म ही नहीं आती है कि कभी चेहरा अपना आईने में देखा तो होगा आपने। आपके ऊपर अभी भी फॉरेन फंडिंग का केस पेंडिंग है जिसके ऊपर आप जवाब जमा नहीं कराते, आप सीक्रेसी रखना चाहते हैं। आपने तो कहा था कि जी बहुत मुझे तो कोई एतराज नहीं, ओपन होना चाहिए, करें ना ओपन, हमारे केसेस भी ओपन करें, हमारे केसेस को भी जो है उसको पब्लिक को दिखाएं और अपने ट्रायल्स को भी पब्लिक को दिखाएं, लोगों को पता चले। जी नाजरीन, ये उज़मा बुखारी साहिबा क्या फरमा रही थी ये नैब के हवाले से और चेयरमैन नैब के हवाले से, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से उनका क्या कहना था, ये भी आपने सुना। चेयरमैन नैब का ये कहना है कि हम फेस नहीं देखते, हम केस देखते हैं। इसको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और उन्होंने चेयरमैन नैब को मुखातब करते हुए उनका ये कहना था कि जहाँ तक आप जा रहे हैं उसके बाद वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं। ये धमकी है, ये उनको तनबीह है या क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। और नाज़रीन, इसी के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहिब ने भी कल कोई कसर उठा नहीं रखी। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं, ज़रा सुनिए। चले नैब तो फिर भी 90 दिन का रिमांड है, बेल का राइट नहीं है ट्रायल कोर्ट के पास। ये FIA जो आज बहुत यहाँ पे तीसमार खान बना हुआ है और जहांगीर तरीन के बारे में अदालत में कहता है कि इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है और हमारे बारे में कहता है कि हम अदम तावन कर रहे हैं, तो ये FIA को इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पूरा काउंटर करेंगे और इस दफ़ा हम सड़कों पे आएंगे। ये मामला इस तरह नहीं होगा, हम FIA के बाहर भी धरना देंगे और इनको बताएंगे कि ये वन साइडेड एहतसाब जो है ये नहीं चलेगा, और अगर कोई इल्ज़ाम है तो अभी तक चार्जशीट इन्होंने कोई नहीं किया। जी, FIA को आड़े हाथों लेंगे, धरना भी देंगे, सड़कों पे आएंगे, ये कहना है अता तारड़ साहब का। जैसा कि इससे पहले भी मोहतरमा मरीम सफदर साहिबा की जब पेशी थी नैब लाहौर में, तो वहाँ भी काफ़ी तोड़फोड़ की गई, नैब के दफ्तर को भी नुकसान पहुँचाया गया और कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। तो क्या ये दोबारा फिर वही सारा कुछ रिपीट होने जा रहा है? ये तनबीह है, धमकी है या क्या है? इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ। काजिम पीरज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे, MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और चौधरी रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और समर इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। मैं अपने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। चौधरी रिजवान साहब, ये फरमाइएगा, ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सीधी सीधी धमकियाँ दी गई हैं रियासती इदारों को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। असल में ये चीज है कि जो नून लीग है वो तो बदमाशों की टीम थी, बदमाश थे, बदमाशियां करते रहे हैं और आज भी ये खुलेआम पहले आर्मी को ये धमकियां देते रहे हैं, अब नैब हुकूमती अदारा है, रिस्पॉन्सिबल अदारा है, उसको धमकियां, और इसी तरह ये इलेक्शन कमीशन को भी धमकियां दे चुके हैं। और अब असल में ये चीज है कि इनकी जब गीदड़ की मौत
मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये सड़कों पे भागने वाली बातें इनकी ये है कि ये उस तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है पार्टी, इनकी जड़ें खत्म हो चुकी हैं, इनको मुल्क से खत्म कर दिया गया है। असल वजह क्या है कि ये लोग गद्दार थे, इनके बहुत से लोग, अभी यहाँ पे गुजरांवाला में इलेक्शन हुआ कश्मीर वाला, तो उसमें भी इन्होंने गद्दारी की हर हद क्रॉस कर दी। मतलब कि लोगों को इंतशार दिखाना, इंतशार फैलाना, उनको बताना कि हम इंडिया से मदद ले लेंगे, हम उससे मदद ले लेंगे। अब आर्मी को आप गालियां दे चुके हैं, नैब को गालियां दे रहे हैं, और दूसरे जो मामला FIA को ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तारड़ साहब जो है ना वो दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं, तो उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि ये पाकिस्तान है, हम लोगों ने इधर ही रहना है, इसी मुल्क के हम वासी हैं और इसी मुल्क से हमारी इज्जत है। चौधरी साहब यही बात तो लंदन चले गए। चौधरी साहब यही बात तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, हम सब ने इधर मिलजुल के रहना है, तो हमारे साथ ताउन करें ना, तो फिर उनके साथ ताउन तो होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उन्हें, या NRO दे देना चाहिए। यही सियासत तो वो चाहते हैं। वो तावन किस तरह का तावन, वो पार्टी से या मुल्क की हुकूमत से किस तरह के तावन चाहते हैं? क्योंकि अभी आप देखें खुद हालात किस तरफ जा रहे हैं। मुल्क में थोड़ा सा अमन कायम होता है तो ये कोई ना कोई सड़कों पे निकालने की लोगों को अपीलें करना शुरू कर देते हैं, धमकियां देते हैं, थाने तोड़ते हैं। मतलब आप बताएं कि PTI में अभी तक भी कोई एक ऐसी मिसाल बता दें कि जी कोई गया जाके थाना तोड़ाया, किसी SP को जाके उसके गिरबान से पकड़ लिया। मतलब इस तरह तो नहीं होता ना, इदारों की इज्जत। जी बिल्कुल चौधरी साहब आप ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब ये फरमाइएगा, ये जो बयानात दिए जा रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि अगर ऐसा किया गया, ये असल में किस्सा क्या है, ये क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल? देखें इस वक्त जो सबसे पहले बात जो देखने वाली है ना जी, वो ये है कि जो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो नून लीग में से किसकी तरफ से गई वो उस्मा बुखारी और तारड़ उनकी तरफ से। अब देखें इस वक्त जो पहले जो मेन बात जो देखने वाली है ना, बाकी सारे मामला हम बाद में देखते हैं कि जी नून लीग जा किस तरफ गई है, लेकिन इससे पहले आप ये नोट करें कि नून लीग में इस वक्त कोई 2 या 3 धड़े नजर आते। पहले 2 की बात हो रही थी, इस वक्त आप 3 भी कह सकते हैं जी, क्योंकि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया अलग हो चुका हुआ है, मियां शहबाज शरीफ साहब का बयानिया अलग हो चुका हुआ है, और अभी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी मरियम नवाज साहबा जो है उनको भी कोई वार्निंग दी गई है कि जी आप फिलहाल कुछ थोड़ी सी ब्रेक लें, अभी को फिलहाल को सियासत में आप मुदाखलत ना करें। तो वो एक अलग धड़ा बन चुका हुआ है कि वो चाहती हैं कि जी पार्टी की बागडोर जो है वो उनके पास रहे। तो ये इनके अंदर पार्टी के अंदर का जो इंतशार है वो फिलहाल तो इनको उसको संभालना चाहिए नून लीग को। अब इसमें इस वक्त अगर पार्टी को संभालना है तो मेरा ख्याल में जो मियां शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है मफाहमत वाला, अगर उसको आगे लेके बढ़ा जाए, हालांकि उसमें भी बड़े अग्रेसिव लोग हैं जो मफाहमत वाले मामले में जो मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए हैं, कि जिनमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, उसमें दानियाल अजीज हैं, अलग बड़े अग्रेसिव लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ चल रहे हैं। ये मुफाहमती जो ग्रुप है, ये आप उसकी बात कर रहे हैं, ये लोग मुफाहमती ग्रुप में से हैं, लेकिन जो मुजाहमती ग्रुप है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा ख्याल है उसकी तरफ से कल की गई है। अब ये जो मुजाहमती ग्रुप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि ये अब इनकी आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख लें, उस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वही धमकियां, वही जारहाना अंदाज जो एक मतलब मरीम नवाज साहिबा की तकारीर में और हर जगह उनके बयानी में नजर आता है। हालांकि यही सारी चीजें मैं कहता हूँ अभी भी अगर मियां शहबाज शरीफ साहब के हैंड ओवर की जाए और एक दफा ये कह लेंगे जी ठीक है, आप ये देखें कि अभी इस वक्त नून लीग के अंदर कई इनके जो MNAs MPAs हैं वो खुद काफी तजब्जुब का शिकार है कि भाई हमने करना क्या है। और इसमें जो मैं आपको एक और चीज बताता जाऊं कि ज्यादा जो तादाद है नून लीग के अंदर MNAs MPAs की, वो ठीक है बज़ाहिर तो उनको मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि वो ओवरऑल पार्टी को देख रहे हैं, लेकिन दिली तौर पे वो मियां शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ज्यादा लोग इस तरह के हैं कि जो ये समझ रहे हैं कि भी हम लोग सियासत को किस तरफ लेके चले गए हैं।
मतलब वही सिर्फ इदारों के खिलाफ बोलना, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना और वही सारी चीजें जो आजाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन के अंदर भी जो हार का सामना करना पड़ा, उसकी भी एक वजह यही रही कि जी वहां पर किसी भी जगह पे ये नहीं कहा गया कि जी मोदी ने कश्मीर के अंदर क्या जुल्म किए हैं। अच्छा भट्टी साहब, यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये बात अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बोलते रहे। जी 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 भट्टी साहब, यहाँ पे ये बात भी काबिल जिक्र है कि बहावलपुर के लाल सुहानरा पार्क के बारे में दोबारा इंक्वायरी जो है ना उसको खोलने का नैब ने ये फैसला किया है, जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि अगर इस इंक्वायरी को दोबारा खोला गया, बहावलपुर के लाल सुहानरा पार्क की जो अराजी है वो जो उस अराजी का जो केस है, इसको अगर दोबारा खोला गया तो यानी कि फिर हम मज़ाहमत करेंगे अगर FIA ने इस सिलसिले में छोटे मियाँ साहब को अगर गिरफ़्तार किया। तो वो उनका ये मौक़िफ़ था कि मई 2020 में हम इसका जो है तफसीली जवाब जो है वो जमा करवा चुके हैं नैब मुल्तान में। लेकिन भट्टी साहब, अगर एक केस को दोबारा खोला जाता है ट्रायल के लिए तो इसमें क्या हर्ज है? अगर आप सच्चे हैं, अगर आप साफ हैं, आप क्लियर हैं, तो आप कहें ठीक है खोलें इस केस को दोबारा, क्या हर्ज है इसको खोलने में? देखिए, उस केस के अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब को भी अंदाजा है कि वो केस जिस नौबत तक पहुंच चुका हुआ है वहां पे उनकी गिरफ्तारी काफी हद तक इम्कानात हैं कि हो सकती है। तो वो इसीलिए वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अभी, लेकिन फिर भी मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से फिर भी उतना वो जारहाना अंदाज नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी जो ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ये लोग इदारों के खिलाफ बोलना और नैब के चेयरमैन और FIA के चेयरमैन, मुझे ये बताएं कि ये नैब के चेयरमैन साहब को किसने अपॉइंट किया था? नॉन लीग की गवर्नमेंट में हुए थे ना? जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब वो अगर इनके खिलाफ अगर कोई एक्शन हो रहे हैं तो वो वहां पे वो इनके खिलाफ हो गए। अभी ये बाकी इदारों के लिए भी ये कहते हैं कि जी जहांगीर तरीन के साथ ये हो गया, उसको वहां पे लिवरेज दी जा रही है, PTI के बाकी जो लोग हैं उनको लिवरेज दी जा रही है। भाई लिवरेज किसी भी जगह पे अगर दी जाती और चले काज़िम पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको दी गई है तो दूसरी साइड पे आप ये देखें ना कि नून लीग में भी किस किस के ऊपर केसेस नहीं थे। ख्वाजा साद रफीक साहब कितना अर्सा अंदर रह के रहे हैं लेकिन उनको लिवरेज मिली, वो बाहर आ गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, कितने लोग हैं, बेशुमार लोग हैं। जी भट्टी साहब, यहाँ काज़िम पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काज़िम पीरज़ादा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा काज़िम साहब, ये फरमाइएगा, ये कल मोहतरमा फरमा रही थी कि जहाँ तक आप जा रहे हैं उसके बाद वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है। चेयरमैन नैब को मुखातब करके मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनका ये कहना था कि जहाँ तक आप जा रहे हैं वहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं। ये धमकी है, तनबीह है, या क्या है ये? देखिए अर्ज ये है कि पिछले 3 साल से माइक्रोस्कोपिक जो है ना एहतसाब हो रहा है हमारी पार्टी की लीडरशिप का। जी अभी भट्टी साहब, आप मुझे नहीं, मैं प्रोग्राम में बाद में आया हूँ, मुझे नाम नहीं पता उनका। समर इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ हैं। अच्छा, समर इकबाल साहब वो फरमा रहे हैं कि राना सनाउल्लाह को मिली। अब पूरे पाकिस्तान जानते हैं कि राना सनाउल्लाह को पूरी किस तरह डाली गई। अच्छा, अब जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं देते, जवाब तो जिस वक्त गवर्नमेंट थी नून लीग की 2017 में 18 में उस वक्त भी दे रहे थे। नवाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पेश होते रहे। हमारा जो है ना मुद्दा ये है, हम ये कह रहे हैं कि एक ही चीज की पहले एक इदारे ने की, नैब ने 3 साल एहतसाब किया उसी बात का, जब उनसे कुछ नहीं मिला जी तो उसके बाद अब FIA भी वही सवालनामा लेके वो पहुंच गए हैं जी। अब देखे ना FIA को ये जो अख्तियारात हैं FIA के लिए और FBR के लिए ये इस गवर्नमेंट ने आके बनाए हैं। पूरी दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि एक ही चीज की इंक्वायरी जो है ना पहले एक डिपार्टमेंट करे, फिर दूसरा डिपार्टमेंट करे, फिर तीसरा डिपार्टमेंट करे, एक ही चीज की इंक्वायरी। अगर एक ही चीज के अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन का सबूत था तो फिर वो नैब के अंदर जो है ना वो कभी क्यों नहीं लाया गया? 90 दिन 100 दिन इन्होंने अपनी हिरासत में रखा, हुकूमत खानों में रखा, उसके बावजूद जो है कुछ ना मिला। यानी काजिम साहब, आपका ये कहना है कि अगर एक महकमे ने तहकीक कर दी है तो फिर दूसरे को नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको मैंने इंटरप्ट इसलिए किया, ये फरमा दीजिएगा कि जब एहतसाब अदालत ने मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा को सज़ा दी तो फिर अदालत चेंज करके कोर्ट को बदल के दोबारा ज़मानत के लिए अपील क्यों दायर की गई? हाई कोर्ट में आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर उस एहतसाब अदालत के फैसले को तस्लीम कर लेना चाहिए था। जैसा कि आप अभी फरमा रहे हैं कि अगर एक महकमा इंक्वायरी कर ले तो दूसरे को नहीं करनी चाहिए।
یہ آپ فرما رہے ہیں، دیکھیں میرے بھائی، مجھے یہ فرمائیں کہ یہ تو کسی بھی پاکستان میں کسی پہ آپ پہ الزام لگ جائے، میرے پہ لگ جائے، تو میرے پاس بھی آپشن ہے، اور جو ہے نا یہ قانون میں جو ہے نا ایک پروویژن ہے کہ اگر میں سیشن کورٹ سے مجھے انصاف نہیں ملا، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں ملا، چلیں تو میں اسی طرح ہائی کورٹ میں جاؤں گا، اگر میں ہائی کورٹ سے مجھے نہیں ملا تو میں سپریم کورٹ جاؤں گا۔ یہ تو ایک ڈیو لیگل پروسیس ہے میرا بھائی، آپ اس کو اس سے کس طرح کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر جو انویسٹیگیٹو ادارے ہوتے ہیں وہ کوئی ایک ہی کرتا ہوتا ہے، سزا بھی ایک دی جاتی ہے ایک جرم کی۔ دیکھیں نا، دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں، سزا تو ہو گئی لیکن اس کو مانا نہیں گیا، اپیل کی گئی، اس کے بعد ضمانتیں ہوئی، سارا کچھ ہوا، یہ پوری قوم کے سامنے، آپ کے بھی سامنے، میرے بھی سامنے۔ لیکن اگر ایک محکمے نے تحقیق کی ہے اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس تحقیق میں کوئی جھول ہے، اس کو دوبارہ ہونا چاہیے، تو اگر بندہ بالکل کلیئر ہے تو اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ پھر وہ کیوں کہے کہ تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، لیگل آپشن میں اپنا کیوں نہ اپنا اس کو اڈاپٹ کروں، پہلی چیز۔ اور جھول ہے تو جنہوں نے پہلے جو کی ان کو کیا سزا دی کہ جی فلاں جھول تھا، آپ نے جو ہے نا یہ اس میں آپ نے جھول کی ہے، تو اس کے اندر، اور اگر کل کو جب ایف آئی اے بھی کر لیتی ہے اور میں بے گناہ ثابت ہوتا ہوں، تو یہ جو انتقام کی آگ ہے اس کو جو ہے اس کی سزا کس کو ملے گی؟ میرے ساتھ جو آپ نے جو ظلم کیا اس ملک کے سسٹم کو اپنے تابع لا کے، اس کی سزا کون بھگتے گا؟ اس کی سزا موجودہ حکمران بھگتیں گے نا، وہ بالکل ان کو بھگتنی چاہیے اگر آپ بالکل بے گناہ ہیں۔ نہیں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو آپ مجھے یہ فرما دیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ جو شہباز شریف جس نے اس ملک کی صوبے کی خدمت کی اور اس صوبے کے اندر اس نے واضح طور پہ جس کو انٹرنیشنلی یہ ایکنالج کیا گیا، اس کو آپ نے ہمیشہ ہی اس ملک میں جس سیاستدان نے اس ملک کی خدمت کی ہے، کسی کو گولی مارنی ہے، کسی کو پھانسی دینی ہے، کسی کو جلا وطن کرنا ہے، اور پھر بعد میں وہی ججوں نے بیٹھ کے کہنا ہے کہ ہمارے پہ پریشر تھا، اور انہی ججوں نے خود انٹرویو ٹی وی کے اوپر دینے ہیں کہ ہماری جو پریشر تھا، ہم نے پریشر میں اس ایک بندے کو پھانسی دے دی۔ یعنی کوئی بات تو نہ ہوئی۔ آپ ایسے نہیں ہوتا یہ اگر میرے مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ بے انصاف معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتا، حاکم حکومت نہیں قائم رہ سکتی۔ جی بالکل بالکل، ہاں، جو ہے نا کافر کی حکومت، کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس جج نے سزا دی، وہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ فوت ہو گئے ہیں، ارشد ملک صاحب، ان کا جو ہے کیا نام ہے فورینسک جو ہے کرا کے، اور انہوں نے اس کا کہا کہ ہم فورینسک کرائیں گے، اس کی کیا رپورٹ آئی کہ یہ کس چیز میں ہوا؟ دیکھیں نا، جج خود کہے کہ مجھے پریشرائز کر کے سزا دلوائی گئی دے سکتے۔ اب جہاں پہ یہ اور اس نظام سے اس ملک کا آپ کو میرا روزانہ سابقہ پڑتا ہے، ان قائدین کا تو اپوزیشن میں آئے تو پڑا، آپ کا میرا روزانہ سابقہ پڑتا ہے۔ آپ اینکر ہیں، آپ کی شاید آپ کو نہ پڑتا ہو، لیکن یہاں پہ تو ہر پاکستانی اس چیز کا شکار ہے۔ اس کے اندر صرف اتنی بات ہے کہ ایک ادارہ، قانون ہے، یہ یونیورسل لا ہے کہ ایک جرم کا ایک ادارہ کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ اگر آپ کی اجازت ہو بٹی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ صاحب آپ کی اجازت ہو میں صرف ایک چھوٹی سی چیز پیرزادہ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی ضرور ضرور۔ پیرزادہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں سن رہا ہوں۔ اچھا سر، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے ابھی عرض کیا کہ پہلے اگر کوئی ایک ادارہ اگر کوئی کیس چلا رہا ہے، وہ ساری اس کے اوپر تفتیش بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، پہلے ایف آئی اے کر چکا ہے، پھر نیب کر رہا ہے، پھر وہ آپ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو ابھی آ رہی ہے نا جی، 3 سال ہو گئے ان کو، لیکن آپ کی حکومت تو ماشاءاللہ برسوں ہو رہی ہے اقتدار میں، تو ان ساری چیزوں کو، ان اداروں کو کوئی قانون سازی کر کے کوئی اس طرح کیوں نہیں ایک لائحہ عمل بنایا گیا تاکہ یہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو سکے؟ اب یہی چیزیں اگر کل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے، آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، تو پھر پی ٹی آئی والے یہی الزامات ان اداروں کے اوپر لگاتے رہیں گے۔ جو آج غلط ہے وہ کل بھی غلط ہوگا، جو آج غلط ہے وہ کل بھی غلط ہوگا۔ لیکن پیرزادہ صاحب گزارش یہ ہے، سر اب مجھے اگر آپ موقع دیں۔ جی 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 فرمائیے۔ بٹ صاحب میں دیکھیں بڑی موزمانہ گزارش میں دوبارہ عرض کروں گا اور آپ فرمائیں گے جیسے آپ نے کہا کہ نہیں آپ فرمائیے پیرزادہ صاحب۔ two wrongs doesn't make one right۔ جو ہے نا، دیکھیں اگر آج ان کے ساتھ زیادتی میری قائدین کے ساتھ ہو رہی ہے، میرے لیڈروں کے ساتھ ہو رہی ہے، کل کو اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ بالکل غلط ہوگی۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کسی سیاسی حکومت میں اس طرح کے حکومت خانے اور یہ جو لگژریز جو آج پی
PTI को मैसर हैं वो किसी को कभी ना मैसर होंगी ना होनी है। मियां नवाज शरीफ जिस बंदे को चंदा दे के 50 करोड़ ऑन रिकॉर्ड है इमरान खान कि जो है ना 50 करोड़ उसने मुझे चंदा दिया उस टाइम में, और वो उस इंटरव्यू में ये भी फरमाते हैं कि उस टाइम ये बहुत बड़ी रकम थी। वो करप्ट है। अलीमा बाजी नेक है, जिन्होंने चंदा लिया वो अरबपति हो जाए तो कोई बात नहीं, जिसने चंदा दिया उससे हम पूछते फिर रहे हैं कि तेरे पास पैसा कहाँ से आया। अच्छा पीरजादा साहब, लीगल पैसा था, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। के लिए क्यों लिया उससे? पीरजादा साहब ये फरमा दीजिएगा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। अगर यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को देखें तो वो कहते हैं जी ये करप्ट है, इसने इतनी करप्शन की, इसने ये लूट मार की, इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अवाम के सामने वो कहते हैं जी ये करप्ट है। जब वो करप्ट लोग हैं उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कोई करप्शन नहीं की, हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है। वो खुद अपनी जगह पे सच्चे हैं, वो अपनी जगह पे सच्चे हैं। तो ये इंसाफ और इनको बेनकाब एक दूसरे को ये कौन करेगा? कौन सा ऐसा सिस्टम इस मुल्क में आएगा जिससे ये साबित होगा कि ये बंदा ठीक है और ये बंदा गलत है? इसके अंदर जो है, जो उन्होंने कहा था ना कि जमहूरियत, वो बिलावल ने कहा था कि मोहतरमा ने कहा था कि बेहतरीन इंतकाम है। देखें जिस वक्त इस मुल्क में जमहूरियत अगर कभी पनप पाई तो ऐसा नहीं होगा, फिर ये अवाम इंतसाब करेगी। अवाम ही जो है अपना जो छन्ना लगेगा, मैं करप्ट हूँ, मैं यहाँ लोगों का इस्तेहसाल करता हूँ, उनके हकूक की बात सही तरह नहीं पहुँचाता, मेरे से बेहतर आदमी चुन लेंगे। जिस वक्त आपको भी ये समझ आती है, लेकिन आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आपको नहीं समझ, पूरे पाकिस्तान को समझ आती है कि प्रॉब्लम कहाँ पे। नहीं, आप मेरे से पूछ के देखिए आप चाहते हैं। पीरजादा साहब, आप माशाल्लाह आपका नॉलेज ज्यादा है, आप ईवानों में बैठते हैं, आते जाते हैं, इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की है कि इस मसले का आखिर आप लोगों ने ही हल निकालना है, पार्लियामेंट के जरिए हल निकलना है, इसका कोई कानून साजी होनी है, फिर इस चीज़ का हल निकलना है। हम तो बस आप ये मसाइल अवाम के उजागर कर सकते हैं और हकायक जो हैं वो अवाम तक पहुंचा सकते हैं, जो हमारा काम है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि आप आजकल जो है हकायक अवाम तक पहुंचाने के आपको के काबिल हैं, आप पहुंचा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस काबिल हूँ, नहीं सुने, छोड़ दें भाई, सुने मेरी बात, मेरी गुजारिश सुन लें। मैं जिस काबिल हूँ, जितना मुझे इल्म है, अल्लाह ने मुझे जितना इल्म दिया है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों तक वो बातें पहुंचा सकूं। मेरे आका, मैं आपकी जो है डिग्निटी को और आपकी जो है ना क्या नाम है काबिलियत को चैलेंज कर ही नहीं रहा। जी जी, मैं आपकी डिग्निटी और आपकी काबिलियत को नहीं चैलेंज कर रहा, मैं तो आपकी मजबूरियों का तस्करा कर रहा हूँ मेरे हुजूर। जी जी, वो तो पीरजादा साहब सबकी हैं, मजबूरियां तो हर इंसान के साथ हैं, डेफिनेटली मेरे साथ भी होंगी, आपके साथ। आप भी समझे। अच्छा, आप ये फरमाया मुझे, अभी आपने फरमाया कि जमहूरियत सबसे बेहतर इंतकाम है और अवाम उस बंदे को मुस्तरद कर देती है जो बंदा इस काबिल नहीं होता। तो आपकी बात से क्या ये मतलब अखज़ किया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर इस मुल्क की अवाम ने मुंतखब किया है? ये पूरे मुल्क की अवाम जानती है, और जो है ना आपको क्या क्या तो हुआ, फिर आप पीरजादा साहब देखें ना, फिर सबसे ज्यादा एतराज तो आपकी पार्टी ने उठाया ना कि ये बात, ये जनाब चोरी की हुकूमत है, इन्होंने वोट चोरी की है। मेरा भाई, यहाँ पे मैं जो है एक कमजोर आदमी हूँ, मेरी भी यही ख्वाहिश है किसी और पाकिस्तानी की तरह कि कुर्बानी कोई और दे दे और मुल्क में बेहतरी आ जाए। ये मेरा और आपका मुल्क है, और हम नहीं, लेकिन पीरजादा साहब किसी न किसी को तो करना पड़ेगा, किसी न किसी को करना पड़ेगा। देखें, ये हम लोग तो ये शुरू से देखते आ रहे हैं कि जी जो भी गवर्नमेंट बन के आती है, अपोजिशन का सबसे पहला यही इल्जाम होता है कि जी ये खुद नहीं आए, जी ये धांधली करके आए हैं, या इनको लाया गया है। ये इस तरह की बातें ये हमेशा से चलती आ रही हैं और मुझे लगता है कि आगे भी चलती रहेंगी। तो इनका कुछ सद्देबाब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जिस तरह ताहिर साहब ने कहा कि तो अभी भी कोई वक्त है, अभी भी ये नहीं है कि आप माशाल्लाह अभी भी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, तो अभी भी गवर्नमेंट के साथ मिल बैठ के कोई इस तरह का नया अमल क्यों नहीं बनाया जाता, कोई कानून साजी क्यों नहीं की जाती, जिस तरह ताहिर साहब ने कहा कि ताकि इस तरह की कोई मामला रह ही न सके, बाकी के किसी थर्ड पार्टी या किसी और के ऊपर कोई इल्जाम लगाए जा सके। भट्टी साहब, ये जितने सवाल मैं आपसे और आप मेरे से कर रहे हैं, इनके जवाब आप जो सवाल कर रहे हैं आपके पास मौजूद है, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरी भी आपकी तरह सर नहीं, आप जहाँ पे बैठे हैं इस चीज का जवाब आप बेहतर दे सकते हैं सर। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि जो अगर इस मुल्क के अंदर इंसाफ होगा भाई, तो मैं यकीनन मुझे इस मुल्क में जो है एक
मानता हूँ कि इस मुल्क ने मुझे जो कुछ दिया है मैं दुनिया के किसी और कोने में चला जाऊँ मुझे नहीं मिल सकता। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, दुरुस्त फरमा रहे, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे, और ये मुल्क बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। सर ये इंसाफ का निजाम, इंसाफ के मैं थोड़ा सा जी 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 जो है इस खुशफहमी का शिकार हूँ अभी तक कि ये ठीक होगा, ऐसा नहीं रहेगा। नहीं, इंशाल्लाह ठीक होगा, हमें उम्मीद है काज़म साहब, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हमें भी उम्मीद है कि ये ज़रूर ठीक होगा। भट्टी साहब ये फरमा दीजिएगा, जो वज़ीर आज़म बनने से पहले ज़कात और खैरात खा चुका हो इस मुल्क की, वो किसी पे इल्ज़ाम लगाने की क्या उसकी हकीकत है, या वो कैसे किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकता है उसने करप्शन की? जी भट्टी साहब। नहीं, ये इल्जामात कभी किसी जगह पर भी साबित नहीं हुए, बल्कि अगर पीटीआई की बात की जाए ना जी, तो इस वक्त भी पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो भी इस चीज के ऊपर यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि जी उनका ठीक है, नीचे उनकी जो काबीना है या नीचे उनके जितने भी एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनमें तो किसी न किसी तरह की कोई ना कोई चीज ऐसी हो सकती है कि भट्टी साहब वजीर आजम बनने से पहले, भट्टी साहब वजीर आजम बनने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं भी सर, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। वजीर आजम साहब के बारे में तो आज तक अपोजिशन भी उनकी तारीफ करती रही है। कई अपोजिशन के कारकुनान है, कई अपोजिशन के इस तरह के नुमाइंदे हैं कि जो बैठ के अल्लाह कह चुके हैं कि जी उनकी अपनी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा। लेकिन ये जो चीज नहीं निकाली गई, ये मेरे ख्याल इसमें कोई इतना वो दमखम नहीं है, ये एक बेबुनियाद बात। ये सादा लफ्जों में ये फरमा रहे हैं, इस हद तक मान रहे हैं कि वो नाअहल हैं, नालायक हैं, और लेकिन करप्ट नहीं है। देखिए भाई मेरी बात की सुन लें, एमएनए एमपीए नीचे करप्शन कर रही है, ये मुल्क का बेड़ा एमएनए एमपीए ने बिठा दिया। एमएनए एमपीए के अख्तियार में क्या होता है? एमएनए एमपीए ने बिठा दिया बेड़ा कर। काज़म साहब सारा कुछ इन्हीं के पास होता है। अच्छा आप काज़म साहब ये फरमाइएगा, ये टाइम बड़ा कम है, ये काज़म साहब टाइम कम है, जरा ये फरमा दीजिएगा। मिलकर गवर्नमेंट बनना होता है ना सर। भट्टी साहब काज़म साहब टाइम कम है, ये फरमा दीजिएगा। तारड़ साहब कल ये फरमा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर ऐसा किया गया, यानी छोटे मियाँ साहब को अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर एफआईए के बाहर धरना देंगे और हम लोग सड़कों पे आएंगे और काउंटर करेंगे एफआईए को। तो इसका क्या मतलब है? ये दोबारा फिर वही मज़ामत होगी जो इससे पहले हुई थी? देखिए जो कमजोर होता है जब उसके साथ जुल्म होगा तो उसका एहतजाज भी उसका हक नहीं है। काज़म साहब आप कमजोर हैं, पीएमएलएन कैसे कमजोर हो गई इतनी? जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, कमजोर कैसे हो गई वो? ये इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कैसे कमजोर हुए हैं? हम भी उसी फार्मूले के तहत कमजोर हुए। मीडिया हाउसेस तो बिल्कुल आजाद हैं, कोई मीडिया हाउस भी कमजोर नहीं हुआ काज़म साहब। सर ये देख ले फिर, अब आपका ना ये याद रखिएगा भाई, जी जी आपका बहुत एहतराम है, आपने मेहरबानी, आपने मुझे टाइम भी दी है, जी आपको बहुत शुक्रिया जी। ये मैं आपसे जो है ना कोई डाउन द लाइन अगर जिंदगी रही तो मैं आपसे ना कोई 2-4 साल बाद पूछूंगा कि जब आपने कहा था आपका सियासी बयान तो नहीं था। इंशाल्लाह जरूर पूछे, और हम आपको बुलाएंगे, हम आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से अपने पास बुलाएंगे, स्टूडियो में बिठा के आपके साथ ये सारी डिस्कशन करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि हमने क्या कहा था कि मीडिया हाउसेज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आज़ाद हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है किसी भी किस्म का। जिसका जो जी चाहता है टॉक शो जिसको चाहता है वो बुला के जिस टॉपिक पे चाहता है वो बात करता है, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। ये फरमा दीजिएगा ये मज़ाहमत किस किस्म की होगी जो तारड़ साहब फरमा रहे थे कल? देखिए ये अब कबल वक्त जो है ना ये बातें हैं कि जी अगर ये होगा तो जाहिर है एहतजाज करेंगे। इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने का मुस्लिम लीग नून ना कभी सोच सकती है ना कभी सोचा है, और ऐसा तस्वुर करना भी गुनाह समझती है। तो अपने जो है ना जायज हक के लिए एहतजाज जमहूरियत में हमारा हक है, और उसके अंदर जो है मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाए बगैर जो एहतजाज करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो है ना जाहिर है स्टेट्स के साथ कोई भी लड़ सकता होता। आज मुहर्रम शुरू हो गए, आपके सामने है कि जिस वक्त स्टेट खानवाद रिसालत के खिलाफ हो गई थी तो क्या हुआ था? जी बिल्कुल, स्टेट की माइंड के आगे कुछ नहीं ठहरता होता। ये बात एक हकीकत है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
جی بالکل काजिम साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, तोड़ फोड़ के बगैर होना चाहिए, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के बगैर होना चाहिए। हमने पुरअमन ही एहतजाज किया, हमने तो ना तो गीली शलवार टांगी है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे, तो मुल्की जो इदारे जो असल में इदारे हैं, पथराव भी तो हुआ था ना, जो असेंबली को कहा जाता है ना मुकद्दस ऐवान, उसको मुकद्दस ऐवान इसलिए नहीं कहा जाता कि उसमें मेरे जैसा जो है ना आदमी जाके, मैं तो गुनाहगार बदकार आदमी, मैंने उसको इसलिए कहा जाता है कि जो मैं जाता हूँ, मैं इस हल्के के लोगों की जो विल है उसको कैरी करता हूँ, और वो ऐवान एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे पंजाब की या जो हमारी कौमी असेंबली है वो लोग जो है विल ऑफ पीपल को जो है ना वहाँ जाके रिप्रेजेंट कर, इसलिए उसको मुकद्दस ऐवान कहा जाता है, वरना हम खुद तो गुनाहगार बदकार लोग हैं जी, तो जो है क्या नाम है। और जैसे ही देखें ये मैं तो उसी चीज की रिफ्लेक्शन आएगी ना कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ जी, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, जो मेरी महरूमी है, जो मेरे जो यहाँ के प्रॉब्लम्स हैं, मैं जिनके अंदर रहा, मैं बढ़ा, मैं पला, जिसमें मैं ग्रूम हुआ, मैं उन्हीं की बात करूंगा ना भाई। जी बिल्कुल काजिम साहब, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, और आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे आपकी बात सुन के मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी बात से। आपने बड़ी अच्छी बात की कि एहतजाज जो है वो पुरअमन होना चाहिए और बगैर किसी तोड़ फोड़ और खून खराबे के होना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की और आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है और मोहतरम है। भट्टी साहब ये फरमा दीजिएगा, आप क्या देख रहे हैं? देखिए इन सारे मामला में जितने भी डिस्कशन हुई है ना जी, इनमें जो पीरजादा साहब ने एक बात की ना जी कि निजाम इंसाफ जो है वो हमारा वो बेहतर होना है, उसकी बहुत जरूरत है। देखिए एक इस वक्त भी एक आम तौर ये जाता है अवाम के अंदर कि जितने भी हमारे बड़े को पॉलिटिशियंस हैं या जितने भी हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, उनको जब भी कहीं कोर्ट कचहरे में जाना पड़ता है तो वहां पे उनके साथ तो एक डिफरेंट तरह का सलूक होता है और एक आम आदमी जो होता है उसके साथ एक डिफरेंट तरह का सलूक होता है। जब तक ये हमारा निजाम इंसाफ ठीक नहीं होगा तब तक मामला ठीक होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखें अभी भी जिस तरह मरियम नवाज साहबा की आप केस की एग्जांपल ले लें कि उनको तो अगर केस की सुनवाई के लिए अगर बुलवाया जाता है तो वो वहां पे जाने से पहले वो एहतजाज की काल भी हो जाती है। और ये चीजें कब खत्म होगी? पीरजादा साहब खुद लाइन पे मौजूद हैं, वो खुद इस चीज को बता दें। अगर एक इदारा किसी भी इल्जाम में अगर किसी भी बंदे को बुला रहा है कि जी ये आपसे सवालात करने हैं, ये इंक्वायरी है, ये आपके ऊपर इल्जामात हैं, इनका आपसे जवाब चाहिए, क्या उसका तरीका ये होना चाहिए कि जी आप उसको उसमें एहतजाज में लेकर जाएं, आप उसमें कहें कि जी ठीक है जी हम आवाम को अपने साथ लेकर जाएंगे? नहीं भट्टी साहब पीरजादा साहब ने तो अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया ना। उन्होंने ये बताया है कि मैं तो पुरतशद्दुद एहतजाज। जी फरमाइएगा। नहीं पुरतशद्दुद के अलावा भी ताहिर साहब देखिए आवाम को वहां पे साथ लेके जाना बनता नहीं है। आपके ऊपर इल्जामात लगे हैं, आप सिंपल अपनी सिक्योरिटी के अंदर जाएं, वहां पे जाके अपने जो भी जवाबात हैं वो देकर आप वापस आ जाए। आवाम और ज्यादा खुश होगी आपसे कि देखिए आपके ऊपर ये इल्जामात लगे थे, उन्होंने जाके क्लियर कर। जी पीरजादा साहब फरमाइएगा। जो 18 में चोरी हुआ वो मेरी जाती जायदाद नहीं, वो मेरी जाती जागीर नहीं, वो इस अवाम की वोट था, वो इस अवाम का चोरी हुई। तो जब एहतजाज पे जाएगी तो जिसकी चोरी हुई है मुद्दई वो जाएगा या मैं चला? सर कैसे चोरी हुआ है, कैसे चोरी हुआ? किसी जगह कोई इलेक्शन कमीशन में कोई केस चल रहा हो, कोई किसी जगह किसी अदालत में चल रहा हो। सर मैंने आपको सुना है, आप मुझे अगर सुन लें तो फिर मैं बात बागी होगी। जी आप कहते हैं कि ये बात मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, रिकॉर्ड की चीज है। मेरा तो कल भी पंजाब असेंबली के गेट के ऊपर जो है ना हमारे वार्डन साहब ने जो है ना वो ये चलान किए 500 रुपए का। तो मैं कब नहीं इस मुल्क के कानून के आगे झुका, मैं किस वक्त इस मुल्क के कानून को मैंने कहा है और इसको जो है ना मैंने नहीं किया। और देखें ये जो आप इदारे कह रहे हैं, महकमे में और इदारों में फर्क है जी। ऐसा इतना जुल्म अपने साथ आप और मैं मुझे नहीं करना चाहिए। ये मेरा और आपका मुल्क है कि यहाँ पे जो है लफ्ज अपनी अफादियत और अपने मानी खो दे। जी पीरजादा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ जाता है। मैं अपने दोनों मेहमानों का बल्कि तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। नाजरीन आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।